फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईज एडू पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी से मैं आपके लिए ऊर्जा संसाधन यानी कि शक्ति संसाधन भी आप इसे कह सकते हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनको आपके सामने ला रहा हूं। काफ़ी रिसर्च के बाद ये क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हमारा पहला सवाल है कि भारत में विद्युत के लिए सबसे बड़ा संसाधन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी जल विद्युत या डी परमाणु ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोयला। जी हाँ दोस्तों, भारत में विद्युत उत्पन्न करने के लिए सबसे बड़ा संसाधन कोयला है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कोयला से ही विद्युत उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी संख्या में हैं और इन थर्मल पावर प्लांट्स में नॉर्मली कोयले का ही उपयोग होता है। हालांकि अन्य विद्युत स्रोत भी हमारे यहाँ उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, लेकिन इनका उपयोग अभी कम हो रहा है। अधिकांश ऊर्जा की आपूर्ति के लिए कोयले का ही दोहन किया जा रहा है। कोयला जो भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर कोयले को जला करके और उसके द्वारा तब उससे पानी गर्म करके फिर उससे टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, भारत का अधिकांश कोयला लगभग कितने वर्ष पूर्व का निर्मित है। जिसके ऑप्शंस हैं ए 5.5 करोड़ वर्ष, बी 10 करोड़ वर्ष, सी 5 लाख वर्ष या डी 20 करोड़ वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 20 करोड़ वर्ष। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ जो भी कोयला है अधिकांशतः ये लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व का निर्मित है। 20 करोड़ वर्ष पूर्व, जब उस समय गोंडवाना काल था, और गोंडवाना काल में ही जो प्राचीन गोंडवाना काल है उसी में से हमारा जो देश का 98% कोयला है वो इसी गोंडवाना काल का ही निर्मित है। शेष 2% जो बचता है वह टर्शियरी काल का है, जो कि टर्शियरी काल का जो कोयला है वह 5.5 करोड़ साल वर्ष पहले का है। लेकिन हमारे देश का जो अधिकांश कोयला यानी कि 98% कोयला गोंडवाना काल का है, जो कि 20 करोड़ वर्ष पहले का है। हमारे यहाँ इस तरह से देखा जाए तो अधिकांशतः कोयले गोंडवाना काल के आधार पर कहेंगे तो गोंडवाना काल, और अगर अवधि के आधार पर कहेंगे तो उसे हम 20 करोड़ वर्ष कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब हमारा अगला सवाल है, सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है। जिसके ऑप्शंस हैं ए बिटुमिनस, बी एंथ्रासाइट, सी लिग्नाइट या डी पीट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एंथ्रासाइट। जी हाँ दोस्तों, सबसे उन्नत कोटि का जो कोयला होता है वह एंथ्रासाइट ही होता है, और एंथ्रासाइट में जो कार्बन की मात्रा होती है वह लगभग कार्बन की जो मात्रा है वह लगभग 80 से लेकर के 95% तक होती है। यानी कि सबसे उन्नत कोटि का जो कोयला होता है वह आपका एंथ्रासाइट होता है, जिसका उपयोग जो है धातु गलाने में किया जाता है। यह काफ़ी कड़ा होता है, देर तक ताप देता है, जलाने पर धुआं नहीं देगा, और इसीलिए इसका उपयोग हम लोग मुख्यतः ईंधन के रूप में न करके जहाँ धातु को गला करके शुद्ध करने का काम होता है वैसे जगहों पर इनका उपयोग किया जाता है। अब हमारा अगला सवाल है, बिटुमिनस में कार्बन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। जिसके ऑप्शंस है ए 40% से कम, बी 40% से 60% तक, सी 60% से 80% या डी 80% से 95%। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 60% से 80%। जी हाँ दोस्तों, बिटुमिनस ये सेकेंड ग्रेड का कोयला होता है, जिसमें 60% से लेकर के 80% तक कार्बन की मात्रा हो सकती है। लेकिन इसी का मुख्य रूप से हमारे यहाँ उपयोग होता है ईंधन के रूप में, क्योंकि इसे हम परिष्कृत करके कोकिंग कोयला बनाते हैं। इसके अलावा कोक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन हर बिटुमिनस कोयले का उपयोग नहीं हो सकता है उसमें। भारत का अधिकतर कोयला जो है आपका यहाँ पर हमारे देश में अधिकांश कोयला जो है वो बिटुमिनस कैटेगरी का है। हमारे यहाँ एंथ्रासाइट के भंडार कम है। एंथ्रासाइट जो कि सबसे उन्नत कोटि का है, लेकिन रानीगंज में उस तरह के कोयले मिलते हैं आपको पश्चिम बंगाल में, लेकिन हर जगह आपको अधिकांश जो कोयले का भंडार है वह बिटुमिनस का ही है। तो इसका जो उपयोग है घरेलू ईंधन के रूप में हो सकता है। इसके अलावा वाष्प शक्ति जो भी होते थे वाष्प इंजन से चलने वाले, तो वैसे समय में भी इनका जो है बिटुमिनस का ही उपयोग होता था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स,
अब हमारा अगला सवाल है, कोयले का कौन सा अपरूप इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग होता है? ऑप्शंस हैं ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी एंथ्रासाइट या डी बकमिस्टर फुलरिन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। जी हाँ दोस्तों, ग्रेफाइट भी कोयले का ही अपरूप होता है जिसमें 99% कार्बन रहता है और यह चमकीला और मुलायम होता ही है। पेंसिल के भीतर जो आप देखते हैं काला भाग जिससे हम लिखते हैं, तो वह काला भाग जो निर्माण होता है वह ग्रेफाइट से ही बनता है। इसके अलावा यह विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए विद्युत का सुचालक होने के कारण ही इसका उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। हालांकि हीरा भी कार्बन का ही अपरूप होता है, एंथ्रासाइट तो कोयले का प्रकार हो गया और बकमिस्टर फुलरिन यह भी कार्बन का ही अपरूप होता है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला सवाल है हमारा, भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार किस क्षेत्र में मिलता है? जिसके ऑप्शंस हैं ए दामोदर नदी घाटी, बी सोन और महानदी घाटी, सी वर्धा गोदावरी घाटी या डी कृष्णा नदी घाटी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दामोदर नदी घाटी। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में जो सबसे अधिक कोयले का भंडार है वह दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में ही मिलता है, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल की कोयला पट्टी है। इसके अंतर्गत रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो और कर्णपुरा इसी पट्टी के प्रमुख कोयला क्षेत्र होते हैं। हालांकि रानीगंज क्षेत्र का अधिकांश भाग जो है वह पश्चिम बंगाल में है और कुछ क्षेत्र जो है आपका झारखंड के कैटेगरी में आता है, लेकिन भारत का कुल कोयला भंडार जो है अगर देखा जाए, कुल कोयले का जो भंडार है उसका 60% आपको केवल झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही मिलता है। इस तरह से सबसे अधिक कोयले का भंडार दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में मिलता है। हालांकि सोन और महानदी घाटी, वर्धा गोदावरी घाटी और कृष्णा नदी घाटी में भी कोयले हमें प्राप्त होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, विश्व में कोयला उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? इसका इसका ऑप्शन है पहला, दूसरा, 10वां या 5वां। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5वां। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में विश्व में जितने भी कोयला उत्पादक देश हैं उनमें भारत का स्थान 5वां आता है, यानी कि भारत 5वें नंबर पर है। और इस तरह से यहाँ देखा जाए तो हमारे देश में जो इसका उत्पादन हो रहा है इससे ऊपर अन्य देश आते हैं, जिसमें भारत हमारा 5वें नंबर पर है सारे संसार के कोयला उत्पादक देशों में। और यहाँ पर जो कोयले का उत्पादन है वो अब काफ़ी बढ़ गया है पहले के मुकाबले। लगभग इसमें 7 से 8 लाख मजदूर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और इस तरह से हमारे देश में जो अब उत्पादन है उसके मामले में हम 5 नंबर पर पहुँच गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा अगला सवाल है, हमारे देश में कोयले के विकास और नियंत्रण के लिए किस संस्था का गठन किया गया है जिसके ऑप्शंस हैं ए एनसीडीसी, बी डब्ल्यूसीए, सी गेल या डी एनटीपीसी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एनसीडीसी। जी हाँ, एनसीडीसी का मतलब हो गया नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम। जी हाँ दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना की गई है और यह हमारे देश में कोयला क्षेत्रों का तेजी से विकास कर रहा है और कोयले की बर्बादी को रोकने के लिए हमेशा प्रयत्नशील है। हालांकि डब्ल्यूसीए जो हो गया ये वर्ल्ड लेवल पर है, जो कि कोयले का नियंत्रण करती है, वर्ल्ड कोल एसोसिएशन इसको बोला जाता है। उसी तरह से गेल जो है यह गेल अथॉरिटी है जो है आपका गैस से संबंधित यह काम करती है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो हो गया, और एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो कि विद्युत उत्पादन से संबंधित यह चीज़ों को देखती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब हमारा अगला सवाल है, किस ऊर्जा संसाधन को काला सोना भी कहा जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस या डी यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोलियम इतना उपयोगी पदार्थ है कि कई सारे जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे में पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स यानी कि इन सारी तरह की, एस्फाल्ट है आपका, बिटुमेन होता है, कई तरह की केमिकल्स हैं जो फर्टिलाइजर बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब पेट्रोलियम केवल हम लोग पेट्रोल डीजल ही ना समझे इसको, पेट्रोल डीजल के अलावा भी इससे इतनी सारे प्रोडक्ट्स इससे निकलते हैं कि इसका उपयोग इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम इसे काला सोना, इतना कीमती समझिए संसाधन हो गया कि इसे हम काला सोना के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला सवाल है, पेट्रोलियम के भंडार किस प्रकार के चट्टानों में मिलते हैं? जिसके ऑप्शंस हैं ए आग्नेय, बी ग्रेनाइट, सी अवसादी या डी कायांतरित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अवसादी। जी हाँ दोस्तों,
पेट्रोलियम के जितने भी भंडार हैं भारत में, लगभग ऐसा माना जाता है कि 14 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में खनिज तेल का भंडार है, जो कि लगभग 16 अरब टन ऐसा माना जाता है। हालांकि ये परिवर्तनशील है क्योंकि नए नए जगहों की खोज होती रहती है। तो मेनली यहाँ पर ये समझना है कि जो कोयल पेट्रोलियम का जो भंडार है अधिकांशतः यह अवसादी चट्टानों में मिलता है। अवसादी चट्टानों को हम परतदार चट्टान भी कहते हैं, यानी परतदार चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में मिलने वाला यह खनिज तेल है। धरती के नीचे दबी हुई वनस्पति, पेड़ पौधे या फिर अन्य जीवों के सड़ने गलने के कारण ही यह निर्माण हुआ है। पेट्रोलियम शब्द जो है यह पेट्रा और ओलियम शब्द से मिलाकर बनाया गया है। पेट्रा का मतलब चट्टान होता है और ओलियम का मतलब तेल, चट्टानों का तेल, यानी कि जो परतदार चट्टानें होती हैं उसके अंदर यह तेल के रूप में पाया जाता है। उन्हीं चट्टान की परतों को तोड़ करके इस तेल को बाहर निकाला जाता है, इसीलिए पेट्रोलियम को हम मतलब इस नाम से जानते हैं, चट्टान का तेल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और हमारा अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले तेल का कुआं कहां खोदा गया? जिसके ऑप्शंस हैं ए असम के डिगबोई में, बी असम के मोरन में, सी खंभात की खाड़ी में और डी गुजरात के अंकलेश्वर में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असम के डिगबोई में। जी हाँ दोस्तों, असम में 1880 में ही डिगबोई में ही वहाँ खनिज तेल का पता चला था, लेकिन उस समय वहाँ पर कुआं नहीं खोदा गया। जो 1921 में बर्मा तेल कंपनी जो है वहाँ उसका निष्कासन करने का भार उसको दिया गया और तेल का पहला कुआं जो है 1933 में वही असम के डिगबोई में ही खोदा गया। उसके बाद जो है असम के मोरन क्षेत्र में तेल मिला है, तब जाकर के खंभात की खाड़ी में तेल प्राप्त हुआ है। इसके बाद गुजरात के अंकलेश्वर में भी तेल प्राप्त हुआ और लेटेस्ट जो है वह आपका मुंबई हाई में वहाँ पर उत्पादन हो रहा है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, मुंबई हाई किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? जिसके ऑप्शंस हैं ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी जल विद्युत या डी महासागरीय ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। जी हाँ दोस्तों, मुंबई हाई अभी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि 1973 में मुंबई जो द्वीप है, जिसको पहले बम्बई उस समय कहा जाता था, तो वहाँ पर अरब सागर में सागर तल का जो है वेधन करके तेल निकाला गया था, उसी को मुंबई हाई कहा गया। यह समुद्र तट से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहाँ सागर सम्राट नामक जलमंच बनाया गया है, प्लेटफॉर्म यानी कि, और वहाँ से तेल की खुदाई में सुविधा होती है। यह क्षेत्र महाराष्ट्र में आता है और महाराष्ट्र में एकमात्र तेल उत्पादन करने वाला क्षेत्र यही है जहाँ पर 1974 से तेल का उत्पादन शुरू किया गया। हालांकि तेल अब यहाँ से काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है। हमारा अगला सवाल है, भारत में पेट्रोलियम का कुल उत्पादन लगभग कितना होता है? जिसके ऑप्शंस है ए 3 लाख टन, बी 1 करोड़ टन, सी 100 करोड़ टन या ऑप्शन डी 3 करोड़ टन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3 करोड़ टन। जी हाँ दोस्तों, 1951 में हमारे देश में खनिज तेल का उत्पादन जब हो रहा था तो उस समय हमारे देश में लगभग 3 लाख टन तक उत्पादन हो जाता था। मतलब उससे थोड़ा कम ही था, एक्चुअल में देखा जाए तो 2,69,000 टन ही था, जो 2001 तक बढ़ते बढ़ते 3 करोड़ 19 लाख टन पहुंच गया है। मतलब आज लगभग जो है इसका उत्पादन 3 करोड़ टन से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि लगभग उत्पादन हम कह सकते हैं 3 करोड़ टन के आसपास, यानी कभी इससे थोड़ा ज़्यादा कभी इससे थोड़ा कम होता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे देश की आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती। हमारे देश में जितनी खपत है उतना उत्पादन भी हम नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोगों को विदेशों से तेल खरीदना पड़ता है और बराबर इसके पेट्रोल डीजल की जो महंगाई है उसके लिए बराबर कई तरह की बातें होती रहती हैं। सरकार ने हालांकि 1981 में OIL मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना करके तेल की खोज और उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम अपने हाथ में ले लिया है। इसके कारण कई जगहों पर तेल के बारे में रिसर्च होता रहता है। आने वाले समय में हो सकता है हमें अन्य जगहों पर भी तेल के भंडार या फिर पता लगे तो फिर उत्पादन और बढ़ाया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? जिसके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी त्रिपुरा, सी असम या डी झारखंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक गैस जिसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं, यह भी उसी तरह से जहां पर पेट्रोलियम के भंडार होते हैं वैसे ही परतदार चट्टानों से हमें यह प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस लगभग एक ही जगह मिलते हैं, शायद ही कहीं अलग अलग जगहों पर हो। तो यह गुजरात, महाराष्ट्र जो कि मुंबई हाई हम लोग बात कर रहे थे, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश जो कृष्णा गोदावरी नदी घाटी हो गई, उड़ीसा है, झारखंड, असम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों पर प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। अंडमान निकोबार में तो अनुमान है कि मतलब इतना बड़ा गैस का भंडार है कि वह 30 सालों तक हमारे देश की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। हालांकि इसमें
पहले जो है महाराष्ट्र का स्थान आता था, मुंबई हाई से जो उत्पादन हो रहा था तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता था, लेकिन बाद में त्रिपुरा में जब उसका जो है गैस का जो उत्पादन होने लगा, अब वह त्रिपुरा हमारा आगे पहले नंबर पर आ गया है। पहले महाराष्ट्र था 1 नंबर पर, अब त्रिपुरा का स्थान आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, वाहनों में ईंधन के रूप में निम्न में से किसका उपयोग होता है, जिसके ऑप्शंस हैं ए सीएनजी, बी एलपीजी, सी कोल गैस या डी वाटर गैस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सीएनजी। जी हाँ दोस्तों, सीएनजी जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहा जाता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। जी हाँ, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग गाड़ियों में ईंधन के रूप में होता है। परिवहन में जो गाड़ियां चलती हैं, जैसे दिल्ली परिवहन में आप जाएंगे तो अधिकांश बसें जो है वो आपको सीएनजी से मिलेगी, हालांकि कार्स वगैरह भी सीएनजी से, ऑटो वगैरह सीएनजी से, ये सब अधिकांशतः चलती हैं। अब हमारा अगला सवाल है, परमाणु ईंधन थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, जिसके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी कनाडा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। जी हाँ दोस्तों, परमाणु ईंधन जो है, परमाणु ईंधन कहने का मतलब जिसमें परमाणुओं को विघटित करके और उससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। परमाणु ऊर्जा में ऊर्जा की विशाल राशि निकलती है। आने वाले भविष्य में ऊर्जा का अधिकांश उत्पादन परमाणु ऊर्जा के द्वारा ही होगा, परमाणु ईंधन के द्वारा ही होगा। तो इसमें जिन भारी नाभिकों का उपयोग किया जाता है उसमें से एक है थोरियम, और थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार भारत में है, क्योंकि विश्व का 50% थोरियम जो है वह भारत में पाया जाता है। भारत में मोनाजाइट जो है वो आपको केरल के तट पर मिलता है, और केरल में ही समझिए तो विश्व का सबसे बड़ा भंडार है यहाँ पर थोरियम का जो भंडार है। आगे अब हमारा अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, जिसके ऑप्शन है ए नरोड़ा, बी कैगा, सी तारापुर या डी रावत भाटा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तारापुर। जी हाँ दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है वह तारापुर में है। परमाणु विद्युत संयंत्र का मतलब जहां परमाणु ईंधन के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर तारापुर में स्थित है, जहां पर 200 मेगावाट की 2 इकाइयां बनाई गई हैं। इसमें थोरियम का उपयोग करके प्लूटोनियम बनाया जाता है और इससे ऊर्जा की विशाल राशि उत्पन्न होती है। अगला सवाल है हमारा, भारत का पहला जल विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थापित हुआ, जिसके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल या डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे पहले जल विद्युत का जो केंद्र स्थापित हुआ वह दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिणी भाग में ही जल विद्युत का सबसे पहले विकास हुआ और पहला जल विद्युत केंद्र कर्नाटक के शिव समुद्रम में स्थापित हुआ था। शिव समुद्रम में 1902 ईस्वी में स्थापित हुआ था, और यह एशिया की भी सबसे पहली, भारत की तो थी ही, लेकिन एशिया की भी पहली जल विद्युत परियोजना थी। हालांकि इसके 5 साल पहले 1897 में ही दार्जिलिंग में तीस्ता नदी पर जल विद्युत संयंत्र बनाया गया था, लेकिन यह बहुत इतना ना छोटा था कि इसे परियोजना में नहीं गिना गया। तो वही जो है 1902 ईस्वी में आपका शिव समुद्रम में जो बना वह परियोजना के अंतर्गत था। इसके बाद 1915 में आपको बंबई पूना क्षेत्र में टाटा जल विद्युत परियोजना बनी, जो महाराष्ट्र में चली गई। फिर उसी तरह से उसके बाद अन्य क्षेत्रों में जैसे आपका तमिलनाडु है, इन सब जगहों पर यह योजना तैयार की गई और आज देश के अनेक क्षेत्रों में जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है। अब हमारा अगला सवाल है, एनएचपीसी यानी कि राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना कब हुई, जिसके ऑप्शंस हैं ए 1902, बी 1897, सी 1915 या डी 1975। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1975। जी हाँ दोस्तों, एनएचपीसी जिसे हम नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तो यहाँ जो है इसके स्थापना जो है 1975 में की गई थी, जिसमें जल विद्युत केंद्रों का भी काफ़ी योगदान है। जो जल विद्युत केंद्र थे तो इन सबको मिलाकर के जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन बनाया गया है, ताकि हम जल विद्युत के उपयोग को और बढ़ा सकें, साथ साथ उसका रिसर्च कर सके, अन्य जगहों पर उसका हम उत्पादन कर सके। इन सब चीज़ों की देखरेख के लिए ही इस संस्था की, इस निगम की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, भारत में जल विद्युत उत्पादन करने की संभावित क्षमता कितनी है, जिसके ऑप्शंस है ए 1 लाख मेगावाट, बी 1.5 लाख मेगावाट, सी 50,000 मेगावाट या डी 10 लाख मेगावाट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1.5 लाख मेगावाट। जी हाँ दोस्तों, भारत में जो विद्युत उत्पादन क्षमता है कुल, वह जल विद्युत के द्वारा अगर देखा जाए
तो वह 1,50,000 मेगावाट यानी कि 1.5 लाख मेगावाट उसको हम कह सकते हैं। लेकिन अभी तक जितना जल विद्युत को विकसित किया गया है वह केवल समझिए तो इसका छठा भाग ही अभी तक हम लोग उत्पादन कर पा रहे हैं। इसे और और इसका विकास करने की आवश्यकता है, ताकि अगर हम पूरी क्षमता का उपयोग करें तो 1.5 लाख मेगावाट तक विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। और यह बहुत बड़ी रकम होगी ऊर्जा की, जो कि हमारे कई सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और अन्य स्रोतों पर जो हमारी निर्भरता है कोयले पर, उसको बहुत हद तक यह कम कर सकता है। अब हमारा अगला सवाल है, पवन ऊर्जा उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है? जिसके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी अमेरिका, सी जर्मनी या डी भारत। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। जी हाँ दोस्तों, पवन ऊर्जा यानी कि हवा के द्वारा भी ऊर्जा उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है। पवन चक्कियों का प्रयोग करके जब जहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं उन क्षेत्रों में पवन चक्कियाँ लगा करके और पवन चक्कियों को मूव कराया जाता है। पवन चक्कियाँ जब मूव करती हैं तो उससे विद्युत उत्पन्न होती है। और इस तरह से हमारे देश में भी काफ़ी ज़्यादा पवन इस पर काम हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 5 लाख यूनिट अभी तक हम इससे विद्युत उत्पन्न कर पाते हैं। लेकिन इसमें सबसे आगे जो देश है वह चाइना है। हालांकि पहले पहले स्थान पर जर्मनी आता था, लेकिन आज जो है पवन ऊर्जा उत्पादन करने में सबसे आगे जो है चाइना निकल गया है। वहां पर सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है। अगर भारत भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर ले तो 45,000 मेगावाट हम पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं तटीय क्षेत्रों में। अब हमारा अगला सवाल है, भारत में किस राज्य में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन होता है? जिसके ऑप्शंस हैं ए गोवा, बी केरल, सी महाराष्ट्र या डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, भारत में भी कई जगहों पर गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, इन सब जगहों पर पवन तेज गति से चला करती है और ऐसे जगहों पर पवन ऊर्जा पर काम हो रहा है। लेकिन सबसे अधिक उत्पादन जो है पवन ऊर्जा का हमारे देश में तमिलनाडु से हो रहा है। हालांकि इसके अलावा राजस्थान भी अच्छा खासा पवन ऊर्जा उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है? जिसके ऑप्शंस हैं ए 100 मेगावाट, बी 10 मेगावाट, सी 20 मेगावाट और डी 500 मेगावाट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 मेगावाट। जी हाँ दोस्तों, भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर सौर ऊर्जा, आप स्पष्ट समझ रहे हैं, सोलर एनर्जी, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत में अगर कन्वर्ट कर दें तो वह जो ऊर्जा उत्पन्न होगी भारत में, अगर हम पूरा उसको विकसित करें तो यहाँ पर जिस तरह की धूप आती है, जिस तरह का मौसम अधिकांश क्षेत्रों में रहता है, जिस तरह की जलवायु है, तो उसका अगर हम क्षमता का पूरा उपयोग कर लें तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग हम 20 मेगावाट सौर ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें जो है सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए फोटोवोल्टेइक सेल का उपयोग होता है। फोटोवोल्टेइक सेल जो होता है वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके और उसको डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जिसके जरिए हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। और अब सोलर एनर्जी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि इसके द्वारा भी हम लोग विद्युत उत्पन्न करके एक बहुत बड़ी रकम कोयले की घटा सकते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग सभी ऊर्जा का उपयोग करने लगे तो यह सभी थोड़े थोड़े अमाउंट्स मिल करके इतने बड़े अमाउंट हो जाएंगे कि हमें कोयले का दोहन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कोयला न सिर्फ उसका भंडार सीमित है बल्कि वह प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा करता है। इसीलिए उसको नियंत्रित करना काफ़ी आवश्यक है। अब हमारा अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? जिसके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका के गीजर में, बी स्विट्जरलैंड के बेसल में, सी जर्मनी के लंडाउ फॉल्स में या डी भारत के मध्य प्रदेश के तातापानी में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका के गीजर में। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में 1984 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सैन फ्रांसिस्को है उससे 145 किलोमीटर उत्तर में गीजर नामक स्थान पर 3000 मेगावाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था और यह विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। गीजर का जो नाम हम लोग जो वहाँ पर, चूंकि भूतापीय ऊर्जा करने का मतलब क्या हुआ कि गर्म जल का वहाँ स्रोत होता है, उससे जो है यानी कि धरती के अंदर जो ताप है उससे पानी गर्म हो गया और उस भूताप जो वहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उस ऊष्मा का उपयोग करके पानी को वाष्पीकृत करके और उससे टरबाइन चला करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो इसी तरह से गीजर यानी जो हम लोग पानी गर्म करने वाले मशीन को गीजर बोलते हैं, उसका मेन रीजन भी यही है कि वह गीजर नामक स्थान पर ही गर्म जल का इतना बड़ा स्रोत मिला जिससे ऊर्जा उत्पन्न की गई। विश्व का सबसे बड़ा विद्युत ऊर्जा संयंत्र वहां पर स्थापित हो पाया, इसीलिए हम उन प्रोडक्ट्स को गीजर के नाम से जानते हैं। अब हमारा अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है, ऊर्जा के संरक्षण के दृष्टिकोण से किसका उपयोग अधिक अच्छा होगा? जिसके ऑप्शंस हैं
ए फिलामेंट बल्ब, बी ट्यूबलाइट, सी CFL या डी LED। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी LED। जी हाँ, ऊर्जा के संरक्षण करने के दृष्टिकोण से हमें ऐसे जो है पदार्थों का उपयोग करना होगा जिनकी ऊर्जा खपत कम हो। फिलामेंट वाले बल्ब में 100 वाट के बल्ब होते हैं, मतलब लगभग वो 100 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा को खर्च करता है। उससे कम ट्यूबलाइट है ना, वह ऊर्जा ग्रहण करता है। उससे कम ऊर्जा CFL, आपका जो CFL लैंप्स पहले आते थे, CFL बल्ब। अब LED जो होता है वो 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट, इसी में जो है बहुत अच्छा प्रकाश उत्पन्न करता है। और 5 वाट जैसे सोचिए कि अगर बल्ब हम जो इस्तेमाल करते थे अगर 100 वाट का था और आज आप अपने घर में LED बल्ब अगर 9 वाट का भी इस्तेमाल करते हैं तो 11 9 या 99 हो जाएगा। कहने का मतलब कि 11 जो LED बल्ब आप लगाएंगे तो बराबर बिजली का एक बल्ब जो फिलामेंट वाला होता था। तो इसलिए हमें LED का ही उपयोग ज़्यादा करना चाहिए ताकि ऊर्जा की बचत हो सके। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हाँ अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय।